हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर के वर्मा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की इस क्लास में आपका स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट्स की कंपैरिजन सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट से कर रहे थे। इसी क्रम में हम इनकी त्रिज्याओं का कंपैरिजन कर चुके थे। आज की कक्षा में हम ऑक्सीडेशन स्टेट्स की या ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना करेंगे कि प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्वों की ऑक्सीकरण अवस्थाएं सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज़ के एलिमेंट से किस प्रकार से भिन्न हैं। तो प्रथम संक्रमण श्रेणी के समस्त तत्व की +2 और +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रथम संक्रमण श्रेणी के लिए इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं में ये तत्व M2+ और M3+ जैसे सरल आयन अधिक सामान्य बनाते हैं। इस प्रकार के सरल आयन द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्वों के नहीं होते हैं। ये तत्व क्या करते हैं? सरल धरायन बनाने के स्थान पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में संयुक्त ऋणायन बनाते हैं, जो काफ़ी स्थायी होते हैं। अतः आयरन +2, क्रोमियम +3 जैसे आयन तो होते हैं, लेकिन रूथानियम +2 और मोलिब्डेनम +3 जैसे आयन नहीं होते। इसके विपरीत ये क्या बनाते हैं? मोलिब्डेनेट MoO4 2-, टंगस्टेट WO4 2- जैसे पर्याप्त स्थायी आयन बनाते हैं, जबकि क्रोमेट CrO4 2- आयन एक प्रबल ऑक्सीकारक है, यानी ये अस्थायी है। इसी प्रकार पर टेक्टेक TCO4- और पर रिनेट ReO4- आयन बनाते हैं, जो कि स्थायी होते हैं, लेकिन परमानेंट आयन MnO4- होता है, जो कि एक प्रबल ऑक्सीकारक है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के तत्व CrCl6 3- या कोबाल्ट NH3 3+ जैसे कई स्टेबल कॉम्प्लेक्स आयन बनाते हैं, जबकि इस प्रकार के कॉम्प्लेक्स आयन सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के अभी ज्ञात नहीं है या सामान्य नहीं है। द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व उच्च ऑक्सीकरण अवस्था में WCl6, ReF6, RuO4, OSO4, PtF6 जैसे यौगिक बनाते हैं, जबकि इस प्रकार के प्रथम श्रेणी के यौगिक ज्ञात नहीं है। विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व कैसे देखते हैं? यदि किसी यौगिक के निम्नलिखित गुण हों तो उस यौगिक को स्थायी कहा जाता है कि वह वायु की ऑक्सीजन से ऑक्सीकृत न हो, जलवाष्प के साथ उसका जल अपघटन न हो, सामान्य कमरे के ताप पर उसका विघटन न हो और कमरे के ताप पर उसका असमानुपातन डिस्प्रोपोर्शनेशन न हो। कमरे के ताप पर वह अपने संपूर्ण गुणों के साथ स्थायी हो। तो ऐसे यौगिकों को क्या कहते हैं? स्थायी यौगिक कहते हैं, और इनमें जो उनकी ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं वो स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं कहलाती हैं। प्रत्येक संक्रमण श्रेणी में विभिन्न जो ऑक्सीकरण अवस्थाओं के यौगिकों में स्थायित्व का जो अंतर होता है, सामान्य द्वितीय एवं तृतीय संक्रमण श्रेणी के तत्व अपनी उच्च कोऑर्डिनेशन नंबर एवं उच्च ऑक्सीडेशन स्टेट में प्रथम संक्रमण श्रेणी की तुलना में अधिक स्थायी होते हैं। स्थायी ऑक्सीकरण अवस्थाएं ऑक्साइड, क्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड सभी प्रकार के लवण बनाते हैं, जबकि प्रबल ऑक्सीकारक अवस्थाएं ऑक्साइड व फ्लोराइड तो बनाते हैं, लेकिन आयोडाइड नहीं बनाते हैं। इसके विपरीत प्रबल अपचायक अवस्थाएं फ्लोराइड तथा ऑक्साइड नहीं बना पाते हैं। तो ये था इनका ऑक्सीकरण अवस्थाएं। तो इनकी तीनों ऑक्सीकरण अवस्थाओं के बारे में और अपन विचार करें तो ये क्लियर होता है कि एक वर्ग में नीचे जाने पर उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व बढ़ता है, जबकि निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व घटता है। उदाहरणार्थ, वेनेडियम की +3 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है, जबकि टेंटेलियम की +5 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी होता है। इसी प्रकार क्रोमियम की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा स्थायी है, तो टंगस्टन की +6 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है। इसी प्रकार मैंगनीज की +2 ऑक्सीकरण अवस्था अधिक स्थायी है, जबकि रीनियम की +7 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी है। इन सब का कारण क्या है कि परमाणुीय आकार की वृद्धि से उच्च ऑक्सीकरण अवस्थाओं का स्थायित्व बढ़ता है, यानी इनकी आयनन ऊर्जा कम हो जाती है आकार बढ़ने से, तो आसानी से ये ज़्यादा इलेक्ट्रॉन त्याग कर सकते हैं और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। सो it was the comparison between the oxidation states of first transition elements and second and third transition states elements. अब हम
इनके संकुल पे चर्चा करेंगे कि इनके संकुल में क्या अंतर होता है, यानी प्रथम संक्रमण श्रेणी के जो तत्व संकुल बनाते हैं और द्वितीय और तृतीय संक्रमण श्रेणी के जो तत्व संकुल बनाते हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है। हमें पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले जो संक्रमण बनाते हैं उनकी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाले ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स सभी संक्रमण तत्वों में सामान्य हैं, जबकि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले जो कॉम्प्लेक्स हैं जिनकी ज्योमेट्री या तो टेट्राहेड्रल होगी या स्क्वायर प्लेनर होगी वो कम बनते हैं। लेकिन कोऑर्डिनेशन नंबर 7 और 8 वाले कॉम्प्लेक्स केवल सेकेंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के एलिमेंट्स ही बनाते हैं, ये इनमें ही पॉसिबल है। चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय तथा स्क्वायर पिरामिड स्क्वायर प्लेनर यानी चतुष्फलकीय, अष्टफलकीय तथा वर्ग समतलीय क्रिस्टल क्षेत्र के इनकी स्प्लिटिंग की तुलना हम करें तो हम क्या पाते हैं कि डेल्टा ओ का मान डेल्टा टी की तुलना में अधिक होता है। डेल्टा ओ क्या है? स्प्लिटिंग है ऑक्टाहेड्रल में, और डेल्टा टी क्या है? स्प्लिटिंग है टेट्राहेड्रल में। तो ये मान में जो अंतर है, डेल्टा ओ ज़्यादा होता है, डेल्टा टी कम होता है। इसके क्या कारण है? पहला कारण है कि अष्टफल के क्षेत्र में जो लिगेंड है वो 6 लिगेंड होते हैं जो धातु की तरफ अप्रोच करते हैं, धातु की तरफ आते हैं, और जबकि चतुष्फल के क्षेत्र में केवल 4 लिगेंड ही धातु की तरफ पहुंचते हैं। तो जो रिपल्सन होगा डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में, और जो लिगेंड होंगे उनके जो लोन पेयर होंगे या उन पे नेगेटिव चार्ज होगा उनके बीच में रिपल्सन होगा वो 6 लिगेंड्स में ज़्यादा होगा इन कंपैरिजन ऑफ 4 लिगेंड्स। इसकी वजह से 6 लिगेंड वाला जो कॉम्प्लेक्स बनेगा अष्टफलकीय उसमें डेल्टा का मान ज़्यादा होगा, और जो 4 लिगेंड में चूँकि रिपल्सन कम होगा उस रिपल्सन की वजह से इनकी स्प्लिटिंग का मान भी कम होगा। अतः ऑक्टाहेड्रल की तुलना में टेट्राहेड्रल का जो डेल्टा है उसका मान कम होता है। और ये कितना कम होता है कि ऑक्टाहेड्रल की तुलना में टेट्राहेड्रल का विभाजन 2/3 ही होता है, यानी 2/3 ही इसका मान होता है। दूसरा कारण है कि ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में लिगेंड मेटल आयन के ईजी ऑर्बिटल्स के एकदम सीध में पहुंचते हैं, जबकि टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में ऐसा नहीं होता। ध्यान दीजिए कि जब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो इसके लिगेंड्स हैं वो तीनों अक्षों के द्वारा मेटल आयन की तरफ अप्रोच करते हैं। तीनों अक्ष यानी एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। तो जो इन अक्षों पे जो लिगेंड होंगे और इन अक्षों पे जो डी ऑर्बिटल्स होंगे उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा क्योंकि बिल्कुल सीध में होंगे। और हम ये पहले पढ़ चुके हैं कि जो ईजी कक्षक होते हैं यानी डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर ये एक्सिस पे स्थित होते हैं। डी जेड स्क्वायर जेड एक्सिस पे स्थित होता है और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये एक्स और वाई अक्षों पर होते हैं। तो जो लिगेंड्स जेड एक्सिस पे और एक्स और वाई एक्सिस पे जो अप्रोच करेंगे इनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा, और जो डी ऑर्बिटल इन एक्सिस के बीच में स्थित है जैसे डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनकी स्थिति इन अक्षों के मध्य में स्थित होती है। तो ये सीधे क्या होंगे? लिगेंड की अप्रोच में नहीं होंगे। इसकी वजह से इनका प्रतिकर्षण भी कम होगा। तो ईजी कक्षक जो डायरेक्ट लिगेंड के पाथ में आते हैं उनमें रिपल्सन ज़्यादा होगा। उस ज़्यादा रिपल्सन की वजह से इनकी एनर्जी बढ़ जाएगी, किसकी? ईजी ऑर्बिटल्स की। और जो T2G ऑर्बिटल्स हैं यानी डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, इनमें उतना रिपल्सन नहीं होता ईजी की तुलना में, तो इनकी एनर्जी कम हो जाती है। तो इस वजह से इसमें स्प्लिटिंग ज़्यादा होती है क्योंकि इसके ईजी कक्षक लिगेंड्स के डायरेक्ट रास्ते में पड़ते हैं तो उनमें रिपल्सन ज़्यादा होता है। जब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है तो उसमें लिगेंड का जो मेटल की तरफ प्रस्थान होता है, अप्रोच होता है, वो एक्सिस के थ्रू नहीं होता है। इसकी वजह से उनमें रिपल्सन क्या होता है? कम होता है। तो उनके लिए जो विपाटन है, स्प्लिटिंग है, उसका वैल्यू भी कम रहेगा, जिसकी वजह से डेल्टा टी का मान भी कम रहता है। अब दिए गए इस चित्र में देखिए आप, ये क्या बता रही है? रिलेशन बिटवीन डेल्टा ओ एंड डेल्टा टी। यहाँ पे जो डेल्टा ओ है ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग है, इसमें
2 कक्षक ऊपर हैं और 3 कक्षक नीचे हैं। ऊपर वाले कक्षक Eg कक्षक हैं और नीचे वाले T2G कक्षक हैं ऑक्टाहेड्रल स्प्लिटिंग में। टेट्राहेड्रल स्प्लिटिंग की बात करें तो इसमें रिवर्स होता है। जो डेल्टा टी में है 3 कक्षक ऊपर हैं, ये जो T2 कक्षक हैं, और नीचे 2 कक्षक हैं, ये E कक्षक हैं। तो इनके जो रिलेशन है वो होता है डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ, यानी डेल्टा टी में डेल्टा टी का मान डेल्टा ओ की तुलना में कम होता है। इसी प्रकार हम देखें डेल्टा ओ एवं डेल्टा एस पी में संबंध। डेल्टा एस पी यानी स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनता है। तो स्क्वायर प्लेनर जो कॉम्प्लेक्स बनता है इसमें वर्ग समतलीय क्षेत्र में क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन डेल्टा एस पी का मान अष्टफल के क्षेत्र में हुए क्रिस्टल क्षेत्र विभाजन डेल्टा की तुलना में बहुत अधिक होता है। इसका कारण क्या है कि वर्ग समतलीय क्षेत्र में जेड अक्ष पर कोई लिगेंड नहीं होता, अतः डी जेड स्क्वायर कक्षक की ऊर्जा डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर से कम हो जाती है और डी वाई जेड और डी जेड एक्स की ऊर्जा डी एक्स वाई से कम हो जाती है। अतः कुल मिलाकर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की तुलना में डी एक्स वाई और डी वाई जेड की ऊर्जा काफ़ी कम हो जाती है, जैसा कि इस चित्र से भी स्पष्ट होता है। दूसरा जो पॉइंट इसमें है वो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल्टा ओ का मान लिगेंड के सामर्थ्य पर निर्भर करता है। यानी यदि लिगेंड वीक है तो डेल्टा ओ का मान भी कम होगा, जबकि लिगेंड स्ट्रॉन्ग होता है तो डेल्टा ओ का मान अधिक होता है, जिससे T2G व EG ऑर्बिटल्स के मध्य ऊर्जा का अंतर अधिक हो जाता है। और इस ऊर्जा का अंतर ज़्यादा हो जाएगा तो क्या फ़र्क पड़ेगा, इससे इलेक्ट्रॉन का युग्मन या पेयरिंग हो जाती है, जिससे निम्न स्पिन के यानी लो स्पिन के या निम्न चक्रण के कॉम्प्लेक्स बनते हैं। और इसके विपरीत टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में डेल्टा टी का मान सदैव कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन के युग्मन की संभावना नगण्य हो जाती है। और इलेक्ट्रॉनों के युग्मन की संभावना नगण्य हो जाने से क्या होगा, टेट्राहेड्रल जो कॉम्प्लेक्स बनेंगे वो सदैव उच्च चक्रण वाले बनेंगे, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स बनेंगे। तीसरा पॉइंट इसमें है कि चतुष्फल के संकुल बनने के लिए जो आवश्यक परिस्थितियाँ हैं वो क्या होनी चाहिए कि इनका जो स्टेरिक हिंड्रेंस है, त्रिविमीय बाधा है, वो एक बड़ा रोल प्ले करती है कि लिगेंड का बड़ा आकार होता है तो उसमें क्या होगी, स्टेरिक हिंड्रेंस आती है, तो कम संख्या में लिगेंड ही उसको अप्रोच कर पाएंगे। ऐसी स्थिति में कम संख्या में यानी 4 लिगेंड अप्रोच कर पा रहे हैं तो टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनेगा। लो वैल्यू ऑफ CFSE ड्यू टू वीक लिगेंड, अगर लिगेंड वीक है तो वीक होने की वजह से क्या होगा, उसका CFSE का वैल्यू कम होगा, स्प्लिटिंग उसमें कम होगी, तो भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनता है। और लो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल आयन, इसकी वजह से क्या होगा कि ऑक्सीडेशन स्टेट अगर मेटल आयन की कम है तो इनका जो होगा CFSE का मान कम हो जाता है। चौथा है कि धातु आयनों के जो D0, D5 और D10 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के लिए CFSE का मान 0 होता है और D1 व D6 विन्यास के लिए डेल्टा टी व डेल्टा ओ के मान में न्यूनतम 0.13 का अंतर होता है, अतः ये आयन भी टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ये आयन भी क्या करेंगे, टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। अब CFSE को हम पिछली क्लास में पढ़ चुके थे कि CFSE क्या होती है, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। ये क्या होती है कि मेटल जो संक्रमण धातु आयन या परमाणु के संपर्क में किसी लिगेंड के आने से उसके डी कक्षकों का विभाजन होता है। लिगेंड की प्रकृति, संकुल की ज्यामिति आदि के हिसाब से EG व T2G कक्षकों का विभाजन होता है। जब एक अष्टफलकीय संकुल बन जाता है या बन रहा होता है तो T2G कक्षकों की ऊर्जा डी कक्षकों की औसत ऊर्जा से -0.4 डेल्टा ओ कम हो जाती है, जबकि EG कक्षकों की ऊर्जा डी कक्षकों की औसत ऊर्जा से +0.6 डेल्टा ओ ऊर्जा अधिक हो जाती है। और ऐसा होने के पश्चात डी कक्षकों में इलेक्ट्रॉनों की पुनर्व्यवस्था रीअरेंजमेंट होता है और इस पूरे प्रक्रम में जो ऊर्जा मुक्त होती है उसे क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी, क्रिस्टल
क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या CFSE कहते हैं। CFSE अष्टफल के लिए क्या होगी? -0.4 N T2G डेल्टा O प्लस 0.6 N EG डेल्टा O, जहाँ पे N T2G व N EG आर द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन T2G ऑर्बिटल्स एंड EG ऑर्बिटल्स। और ये सब हम बातें पिछली क्लास में चर्चा कर चुके हैं। तो अब हम यहाँ पे देखेंगे कि इस क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी CFSE को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। किसी संकुल के लिए CFSE का मान कम होगा या ज़्यादा होगा, यह निम्न पॉइंट पे निर्भर करेगा। फर्स्ट है इसमें ज्योमेट्री ऑफ द कॉम्प्लेक्स, संकुल की ज्यामिति। जब अष्टफल के संकुल बनता है तो 3 T2G कक्षक निम्न ऊर्जा स्तर में जाते हैं और 2 EG कक्षक उच्च ऊर्जा स्तर में जाते हैं। तो निम्न ऊर्जा के अधिक कक्षक होने के कारण अधिकांश इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा के स्तर में जाते हैं, जिससे अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। अतः ऐसे संकुलों के लिए CFSE का मान उच्च होता है। सेकेंड पॉइंट है केंद्रीय धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल मेटल आयन। केंद्रीय धातु आयन के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में d इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी है, इससे CFSE का मान बहुत प्रभावित होता है। यदि d कक्षकों में उतने इलेक्ट्रॉन हैं जो निम्न ऊर्जा वाले d कक्षकों में ही भरे जा सकें तो CFSE का मान उच्च होगा, क्योंकि निम्न ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाने से एनर्जी रिलीज होती है और उच्च ऊर्जा वाले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जाने से एनर्जी खर्च होती है। लेकिन उच्च ऊर्जा वाले d कक्षकों में जितने अधिक इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ही CFSE का मान कम हो जाएगा। थर्ड पॉइंट है डेल्टा का मान, इनका स्प्लिटिंग का मान, कि किसी संकुल के लिए CFSE का मान का जो कैलकुलेशन डेल्टा के मान के आधार पर ही किया जाता है, ये हम देख चुके हैं। अतः किसी ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए डेल्टा O का मान जितना अधिक होगा उसके लिए CFSE का मान भी उतना ही अधिक होगा। तो किसी संकुल के लिए डेल्टा का मान किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है उसकी हम चर्चा करें तो पहला फैक्टर आता है उसमें लिगैंड की प्रकृति, नेचर ऑफ द लिगैंड। कोई संकुल बनते समय विभाजित हुए d कक्षों के मध्य ऊर्जा का कितना अंतर होगा, यह लिगैंड की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जो लिगैंड d कक्षकों का ऊर्जा में कम अंतर से विभाजन करते हैं, अर्थात जिनके लिए डेल्टा O का मान कम होता है, वो क्या होते हैं? वीक लिगैंड कहलाते हैं। इसके विपरीत जो इलेक्ट्रॉन जिन लिगैंडों की उपस्थिति से d कक्षकों की ऊर्जा के मान में अधिक अंतर होता है, उनके लिए डेल्टा O का मान अधिक होगा और उनको स्ट्रॉन्ग लिगैंड कहते हैं। कुछ जनरल लिगैंड्स को उनकी स्ट्रेंथ को इंक्रीजिंग ऑर्डर में यानी बढ़ते हुए क्रम में जमाकर एक सीरीज बनाई गई है, जिसको स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज या स्पेक्ट्रो रासायनिक श्रेणी कहते हैं। इस श्रेणी के प्रारंभ में दुर्बल लिगैंड्स रखते हैं और अंत में प्रबल लिगैंड रखते हैं, और जबकि इस श्रेणी के बीच में मध्यवर्ती सामर्थ्य वाले या मीडियम स्ट्रेंथ वाले लिगैंड होते हैं। और ये श्रेणी इस प्रकार से है, यानी वीक लिगैंड से स्टार्ट हो रही है। तो वीक लिगैंड आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड, नाइट्रेट, फ्लोराइड, OH माइनस, H2O, OX माइनस, EDTA, अमोनिया, C5H5N, CS2NH2 होल ट्वाइस, डाइप्रीडाइल, ऑर्थोफेनेंथ्रोलिन, NO2 माइनस, CN माइनस, और ये राइट हैंड साइड में जो आगे वो क्या है? स्ट्रॉन्ग लिगैंड है। नेक्स्ट जो इसका फैक्टर है वो धातु आयन पर आवेश। तो धातु आयन पर आवेश कैसे प्रभावित करेगा कि लिगैंड की प्रकृति के अतिरिक्त धातु आयन पर विद्यमान आवेश भी डेल्टा O के मान को प्रभावित करता है। धातु आयन पर आवेश की वृद्धि के साथ साथ डेल्टा O के मान में वृद्धि होती है। प्रथम संक्रमण श्रेणी के M2 प्लस या M3 आयनों के संकुलों के लिए डेल्टा O के मान की अगर अपन देखें तो उससे भी ये चीज़ क्लियर होती है कि इस पर चार्ज बढ़ने पे डेल्टा O का मान बढ़ता है। और धातु आयन का आकार भी एक पॉइंट है। हम जानते हैं कि संक्रमण श्रेणी की 3 श्रेणियाँ होती हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। प्रथम श्रेणी के संक्रमण तत्वों के लिए डेल्टा O का मान कम होता है, जबकि सेकेंड और थर्ड सीरीज के लिए धातुओं के लिए डेल्टा O का मान उच्च होता है। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक वर्ग में ऊपर से नीचे की जाने पर अर्थात धातु आकार के आयन में वृद्धि होने से उनके लिए संकुलों के लिए डेल्टा O का मान बढ़ जाता है।
तो ये जो सारे पॉइंट हैं ये इसको इफ़ेक्ट करते हैं CFSE को।